ग्रीटिंग्स फॉर द डे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्चुअली इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट है। एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, यूजफुल है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। ये स्क्रीन पे आप टर्म्स देख रहे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं और हम यूज भी करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एक्ट इनको कैसे रिफर करता है, हाउ डज द एक्ट रिफर टू दीज टर्म्स। क्वेश्चन में किस तरीके से आते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पर हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कैरेक्टर को ले लेते हैं जो कि एक इंडिविजुअल है और जिसका नाम रखते हैं चीकू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं उस चीज से जिसको हम जानते हैं। व्हाट इज इट दैट वी ऑलरेडी नो? व्हाट वी डू नो इज कि चीकू की टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए उसकी टोटल इनकम को जानना जरूरी है, जिसके लिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम को जानना जरूरी है, जिसके लिए उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को जानना जरूरी है। तो चीकू या तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। दो कैटेगरीज पॉसिबल है, या तो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। फर्दर अगर चीकू रेसिडेंट है तो या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, ROR, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, RNOR। चलिए इन टर्म्स को थोड़ा सा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इनका सोर्स क्या है, इनका मतलब क्या है, इनकी इंप्लीकेशंस क्या हैं और कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कहानी बेसिकली शुरू होती है सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 हमको पता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है। नो चार्ज नो टैक्स। अगर चार्ज नहीं है तो टैक्स नहीं लग सकता, इसलिए सेक्शन 4 फाउंडेशन है, रूट है, इनकम टैक्स की जड़ है। सेक्शन 4 हमें बताता है कि इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड ऑन चीकू बट ऑन हिज टोटल इनकम। तो सेक्शन 4 कहता है टोटल इनकम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोटल इनकम पे ही सेक्शन 4 इनकम टैक्स का चार्ज लगा सकता है। तो टोटल इनकम के लिए कहां जाएं? सेक्शन 4 हमें कहता है कि आप सेक्शन 245 में जाइए। सेक्शन 245 में चलते हैं। सेक्शन 245 में हम गए तो वहां हमको पता पड़ा कि ये डेफिनेशन है टोटल इनकम की, जो कहता है कि टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिफर्ड अंडर सेक्शन 5 एंड कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन दिस एक्ट। तो हमको दो चीजें यहां से सेक्शन 245 बताता है कि एक तो हम पहले पता करें कि सेक्शन 5 में जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिफर्ड है चीकू के केस में वो कितनी है, वो क्या है, उसका एक्सटेंड क्या है। फिर हम उसको कंप्यूट करें कैसे, इन द मैनर लेड डाउन इन दिस एक्ट। जो हमारे 5 हेड्स हैं जिनका अपना अपना कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड है, उसके हिसाब से हम कंप्यूट करें तो वो बन जाएगी फाइनल टोटल इनकम, जिसपे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी। तो सेक्शन 5 के स्कोप में जो इनकम नहीं आ रही है उस पर चीकू को टैक्स नहीं लगेगा, जो इनकम आ रही है उस पर चीकू को टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 245 हमको ले जाता है सेक्शन 5 में। वो कहता है आप सेक्शन 5 में जाइए। तो चलिए सेक्शन 5 में चलते हैं। सेक्शन 5 में जब हम गए तो हम देखते हैं कि सेक्शन 5 के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट बताता है कि क्या होगा अगर चीकू रेसिडेंट है, और दूसरा पार्ट बताता है क्या होगा अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि दो बेसिक टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस का कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। सेक्शन 5 बताता है कि अगर हमको पता पड़ा कि चीकू रेसिडेंट है तो हम उसकी ग्लोबल इनकम को टैक्स कर देंगे। इस ग्लोबल इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका इंडिया से जो टेरिटोरियल नेक्सस है वो चीकू का हाईएस्ट है, वो बहुत हाई है, क्योंकि वो रेसिडेंट है, इसलिए उसका इंडिया से कनेक्शन हाई है। इसका हम उसकी ग्लोबल इनकम को टैग करेंगे, उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम को, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। लेकिन अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है, इसका मतलब उसका टेरिटोरियल नेक्सस लो है, उतना हाई नहीं है, इनसफिशिएंट है ग्लोबल इनकम को टैक्स करने के लिए, इसलिए फॉरेन इनकम को टैक्स करने का इंडिया के पास राइट नहीं है, इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा। तो एक एंड पे अगर चीकू रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी, दूसरे एंड पे अगर चीकू नॉन रेसिडेंट तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होगी, फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होगी। अगर चीकू रेसिडेंट है तो एक अलग कैटेगरी इन्होंने कार्व आउट करी है सेक्शन 5 में, और सेक्शन 5 कहता है कि आप ये भी मालूम करिए कि क्या चीकू नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है। इसका मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, इसका मतलब सामान्यतः वो रेसिडेंट नहीं है। रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है। इसका मतलब उसका जो कनेक्शन है इंडिया के साथ, जो टेरिटोरियल नेक्सस है इंडिया के साथ,
वो उतना हाई नहीं है जितना एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का होगा, और इतना कम भी नहीं है जितना एक नॉन रेसिडेंट का होगा। तो ऐसा है कि हम उसकी ग्लोबल इनकम तो टैक्स नहीं करेंगे, फॉरेन इनकम प्लस इंडियन इनकम, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स करेंगे और सारी फॉरेन इनकम्स को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। तो हम इंडियन इनकम को टैक्स करेंगे, और फॉरेन बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को भी हम इंडिया में चार्ज करेंगे, अगर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और द प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है और प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है, इसका मतलब इंडिया का वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। और क्योंकि चीकू रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो हम उसकी ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं करेंगे, हम उसकी इंडियन इनकम को तो टैक्स करेंगे ही करेंगे, प्लस उसकी फॉरेन इनकम के इस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी वी विल ब्रिंग टू चार्ज टू टैक्स इन इंडिया। तो सेक्शन 5 हमको कहता है कि हमको जानना पड़ेगा कि चीकू रेसिडेंट है या चीकू नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, अगर चीकू रेसिडेंट है तो हमको फिर पता करना पड़ेगा कि क्या चीकू नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं। अगर है तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और अगर नहीं है इसका मतलब वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, तो इसलिए उसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लग जाएगा। तो पहले हमको ये पता करने की जरूरत है कि क्या चीकू रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन उठता है कि हम कहाँ जाएं, सेक्शन 6 में जाएं, क्योंकि सेक्शन 6 हमको बताता है कि रेसिडेंस इन इंडिया क्या होता है, पर ऐसा नहीं है। रेसिडेंट के लिए जो हम ढूंढते हैं एक्ट में, तो हमें पता पड़ता है कि एक सेक्शन है सेक्शन 242, बेसिकली वो डिफाइन करता है कि रेसिडेंट क्या है, और वो बताता है कि रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6। तो 242 हमको सेक्शन 6 में ले जाता है। तो सेक्शन 5 रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि आप मालूम करिए कि रेसिडेंट है कि नहीं चीकू। फिर 242 कहता है कि हाँ चीकू रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है। रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं, ये जानने के लिए हमको पहुंचाया जा रहा है सेक्शन 6 में। तो चलिए सेक्शन 6 में चलते हैं। सेक्शन 6 हम सब ने पढ़ा हुआ है, हम सब ने सीखा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है, और सेक्शन 6 बेसिकली कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स के लिए, और फिर वो बताता है कि अगर वो रूल्स वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं सो द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट इन इंडिया, HUF फॉर्म AOP के केस में, कंपनी के केस में, एंड एवरी अदर पर्सन के केस में। एक अभी केस आया था, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टेटलेस रूल, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर वो चीकू सिटीजन ऑफ इंडिया है और इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एंड इफ चीकू इज नॉट लायबल टू टैक्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, देन चीकू विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब वो नॉर्मल रूल्स के हिसाब से रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि उसका उतना स्टे ही नहीं है, उतना टेरिटोरियल एक्सेस कनेक्शन ही नहीं है, पर फिर भी वो सिटीजन है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स। इसलिए इंडिया विल ऑब्टेन द राइट, इंडिया विल अटेन द राइट टू ब्रिंग टू चार्ज टू टैक्स इनकम ऑफ चीकू, बिकॉज ही विल बी डीम्ड, उसको मान लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट इन इंडिया, इवन दो ही इज नॉट एक्चुअली अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये स्टेटलेस रूल है जो हम सबको पता है, जो रिसेंटली आया था। तो अगर सेक्शन 6 में हम गए और हमको पता पड़ा कि चीकू रेसिडेंट इन इंडिया है, तो इसका मतलब सेक्शन 242 में चीकू क्या बन गया, चीकू बन गया रेसिडेंट। इसका मतलब सेक्शन 5 में ये वाला पोर्शन चीकू को अप्लाई हो गया और उसकी ग्लोबल इनकम विल बी ब्रॉट टू चार्ज टू टैक्स इन इंडिया। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए चीकू नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट कहाँ मालूम पड़ेगा, कहाँ उसकी डेफिनेशन है, कहाँ वो डिफाइंड है। तो फिर सेक्शन 6 में जाए? नहीं, सेक्शन 6 में नहीं चाहिए। एक्चुअली नॉन रेसिडेंट पर्टिकुलरली कहीं डिफाइंड ही नहीं है, कोई ऐसे रूल्स या कोई कंडीशंस नहीं है कि अगर ये रूल्स मेट हो जाए, कंडीशंस मेट हो जाए तो चीकू नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिकली नॉन रेसिडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 230 में है, विच इज अ नेगेटिव definition in its sense. It says that non-resident means a person who is not a resident. इसका मतलब क्या निकला कि नॉन रेसिडेंट की पर से डेफिनेशन नहीं है। हमको पहले ये जानने की जरूरत नहीं कि चीकू नॉन रेसिडेंट है कि नहीं, हमको पहले ये जानने की जरूरत है सेक्शन 6 में जाके कि चीकू रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रेसिडेंट नहीं है, नॉट अ रेसिडेंट, तो इसका मतलब सेक्शन 230 के हिसाब से चीकू क्या बन जाएगा, चीकू बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट अगर बन जाएगा तो सेक्शन 5 में हम जाके देखेंगे कि उसकी फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होगी, सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स लग जाएगा। तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में हमें समझ में आ गया।
अब हमने ये भी देखा था कि ये एडिशनल एक कैटेगरी जो इन्होंने कार्व आउट करी है, ये कह रहे हैं कि ये भी जानिए पहले, आपने ये तो जान लिया कि चीकू रेसिडेंट है, ये तो अच्छी बात है, पर आप ये जरूर जान लीजिए कि चीकू नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो चीकू की टैक्स लाइबिलिटी जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो रेसिडेंट के कंपैरिजन में या ग्लोबल इनकम के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो हमने पूछा कि इसको जानने के लिए हम कहाँ जाएं, ये कहाँ पे डिफाइंड है, क्या उसके लिए भी सेक्शन 6 में जाएं या सेक्शन 2 में कहीं जाएं? तो ये कह रहे हैं नहीं, ये सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 से ही आपको पता पड़ जाएगा, सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 में ही आपको पता पड़ जाएगा। सेक्शन 6 हमने देखा कि वो कहता है कि अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया इन दीज केसेस, और उसके बाद एक सब सेक्शन 6 है, सब सेक्शन 6 का, जिसमें वो फर्दर कहता है कि ठीक है चीकू रेसिडेंट है, पर इन 4 केसेस में ए बी सी डी, बी बेसिकली एचयूएफ के लिए है, तो इन 4 केसेस में जो पर्सन है चीकू के लिए, ये ए सी डी जो कि इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, चीकू को नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हम मान लेंगे, क्योंकि चीकू का स्टे, चीकू का रेसिडेंस इंडिया में या चीकू की इंडिया में प्रेजेंस है, चीकू का टेरिटोरियल नेक्सस या कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम ग्लोबल इनकम टैक्स कर लें, तो हम उसको एक अलग कैटेगरी में ले आएंगे, क्योंकि इतना भी कम नहीं है कि उसको नॉन रेसिडेंट मान लें, तो हम उसको एक बीच की कैटेगरी में ले आएंगे जिसको हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और हम जानते हैं कि इंडिविजुअल केस में अगर 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में अगर वो नॉन रेसिडेंट 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में है, या प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 729 डेज या लेस है, तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मानेंगे, मतलब कि वो 10 में से 9 साल में कम से कम नॉन रेसिडेंट है, तो उतना हाई उसका नेक्सस कनेक्शन इंडिया से नहीं है, और 7 साल में वो 2 साल भी कम से कम इंडिया में नहीं रहा है, 2 साल या 2 साल से कम रहा है, तो इसका मतलब उसका कनेक्शन तो इतना नहीं है कि ग्लोबल इनकम को टैक्स किया जाए, तो हम इसको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ना मान के हम उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की कैटेगरी में ले आएंगे। ऐसे ही ये सी और डी ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। डी तो स्टेटलेस रूल है जिसकी हमने अभी बात करी थी, जिसमें वो रेसिडेंट नहीं है पर उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, और उसको नॉन रेसिडेंट तो नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि वो डीम टू बी रेसिडेंट है और उसकी ग्लोबल इनकम भी टैक्स करना ठीक नहीं रहेगा, तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इस केस में मान लेंगे। सिमिलरली ये विजिट एंड इनकम रूल भी रिसेंटली आया था, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो 182 डेज से कम है, तो इसका मतलब उतना हाई नेक्सस नहीं है, पर 120 डेज या उससे ज्यादा है, इसका मतलब उतना कम भी नेक्सस नहीं है, तो इसलिए हम उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की कैटेगरी में ले आएंगे। और ये एचयूएफ के केस में है, जिसमें ये इंडिविजुअल वाले जो पहले पॉइंट के जो रूल्स हैं वो एचयूएफ के मैनेजर पर लगते हैं, तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस एज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हम डिटरमाइन कर पाते हैं। तो सेक्शन 6(6) ये कहता है कि बेसिकली इन केसेस में नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लिया जाएगा, और फिर हम जब सेक्शन 5 में जाएंगे तो हमको इसके हिसाब से स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिटरमाइन करना पड़ेगा और टोटल इनकम चीकू की कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो इस डिस्कशन से देखते हैं हमको क्या चीजें समझ में आई। What we have understood so far is the act refers to resident. The act refers to not ordinarily resident, which we call as RNOR, and the act refers to non-resident. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि RNOR is basically a carve out of resident. RNOR कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है, कोई स्पेशल अलग से कोई कैटेगरी नहीं है जो रेसिडेंट से अलग हो। RNOR मतलब वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, इसलिए हम उसको कहते हैं RNOR। तो RNOR इज अ कार्व आउट ऑफ द कैटेगरी रेसिडेंट। दूसरी चीज, ROR इज नॉट डिफाइंड पर से। ROR रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो हम कहते हैं वो एक्ट में कहीं टर्म रिफर्ड ही नहीं है, एक्ट में कहीं यूज ही नहीं हुआ है। एक्ट क्या कहता है कि आप पहले पता करिए कि चीकू रेसिडेंट है कि नहीं, फिर आप पता करिए कि चीकू RNOR है कि नहीं। अगर चीकू RNOR नहीं है, इसका मतलब चीकू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है जो हम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? ताकि आसानी से हम चीज को क्लासिफाई कर सकें। तो हम रेसिडेंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो कि ROR है, और दूसरा हम क्लासिफाई कर देते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो कि RNOR है। तो ध्यान में देने वाली चीज ये है कि ROR अगर आप
एक्ट में ढूंढने चलेंगे तो आपको ये टर्म कहीं नहीं मिलने वाला नहीं है। आपको या तो रेसिडेंट मिलेगा या आपको RNOR मिलेगा। अगर एक्ट ROR की तरफ इशारा कर रही है तो प्रोविजन में कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि चीकू इज अ रेसिडेंट नॉट बीइंग अ नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट है पर RNOR नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो ROR है। तो व्हाट इज नॉट RNOR इज ROR। चौथी चीज जो हमें समझ में आई कि नॉन रेसिडेंट की अपनी पर्टिकुलर कोई रूल्स या कंडीशंस की नहीं है कि अगर ये कंडीशंस रूल सेटिस्फाई हो गए तो चीकू को हम नॉन रेसिडेंट बना देंगे। इसकी नेगेटिव डेफिनेशन है जिसके हिसाब से व्हाट इज नॉट रेसिडेंट इज अ नॉन रेसिडेंट। अगर चीकू रेसिडेंट नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा कि वो नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस उसको अप्लाई होंगे। अब चलिए हम फटाफट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमको जो हमने डिस्कशन किया है उस पर थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। दिस इज एन एग्जाम्पल एप्लीकेबल टू अ रेसिडेंट। एक्ट का ऐसा प्रोविजन, उसका ऐसा एग्जाम्पल जो कि एक रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोविजन हमको मिलता है जो कि रेसिडेंट को एप्लीकेबल है तो ROR को भी वो लगेगा, RNOR को भी लगेगा क्योंकि दोनों रेसिडेंट हैं और रेसिडेंट की ही कैटेगरीज है दोनों, पर NR को नहीं लगेगा क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है रेट्स ऑफ टैक्स के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन या रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, इन दो केसेस में जो है वो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बजाय 3 लाख की है या 5 लाख की है। तो एनहेंस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये एक एग्जाम्पल है उस प्रोविजन का जो एक रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है पर नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है और 60 ईयर्स का भी है या 80 ईयर्स का भी है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 ही रहेगी, 3 लाख और 5 लाख नहीं लगाई जाएगी। ये एग्जाम्पल एक ऐसे प्रोविजन का है विच अप्लाइज टू अ रेसिडेंट। इसका मतलब अगर चीकू ROR है या RNOR है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, और अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन उसको नहीं लगेगा। ये प्रोविजन है rebate of tax in case of certain individuals section 87A which applies to a resident individual। तो 87A चीकू को तब लगेगा जब वो रेसिडेंट है और तब नहीं लगेगा जब वो नॉन रेसिडेंट है। ये एग्जाम्पल एप्लीकेबल है एक RNOR के केस में। इसका मतलब अगर चीकू ROR है या नॉन रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन उसको नहीं लगेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 5, और हम ये देख चुके हैं कि अगर चीकू नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है, इसका मतलब अगर वो RNOR है तो उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू अ ROR एंड इन कंपैरिजन टू अ नॉन रेसिडेंट। ये एग्जाम्पल एक ऐसे प्रोविजन का है जो एक ROR को एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर चीकू RNOR है या नॉन रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन चीकू को अप्लाई नहीं होगा। हम पहले ये देख चुके हैं कि एक्ट ROR को एक्सप्रेसली रेफर नहीं करता है। ये प्रोविजन बेसिकली सेक्शन 139(1) से रिलेटेड है विच प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, और ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल और HUF ROR हैं जो फॉरेन एसेट होल्ड करते हैं या बेनिफिशियरी हैं then they will be required to furnish a return of income if they are not otherwise required to furnish return। तो ये एक्ट कैसे इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोविजन सिर्फ ROR के केस में एप्लीकेबल है। तो यहाँ हमको प्रोविजन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ प्रोविजन क्या कहता है कि दिस प्रोविजन अप्लाइज टू अ रेसिडेंट हु इज अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब अगर कोई रेसिडेंट है पर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीकू रेसिडेंट है पर RNOR नहीं है तो ये प्रोविजन उसको अप्लाई होगा। तो ऐसा रेसिडेंट जो RNOR नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो ROR है। तो यहाँ एक्सप्रेस इंडिकेशन नहीं है पर हमको यहाँ से डिसाइफर करना पड़ेगा कि ये प्रोविजन ऐसे केस में अप्लाई होगा जब चीकू एक ROR है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल एक नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब अगर चीकू रेसिडेंट नहीं है, चाहे वो ROR हो चाहे वो RNOR हो, अगर चीकू रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। और ये बेसिकली है TDS अंडर सेक्शन 194E इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन और एंटरटेनर। कौन?
हु इज अ नॉन रेसिडेंट। तो अगर कोई स्पोर्ट्समैन और एंटरटेनर है जो कि नॉन रेसिडेंट है तो 194E में TDS काटना पड़ेगा। ये प्रोविजन सिर्फ एक नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल है। दिस एग्जाम्पल रिलेट्स टू अ प्रोविजन जहां पर कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है कि वो रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है कि नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब इट अप्लाइज टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीकू इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफर करता है तो 111A के अंडर 15% का स्पेशल रेट लग जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, और 112A के अंडर 1 लाख का एग्जेम्पशन देने के बाद 10% का स्पेशल रेट लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है जो हमको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल रेट्स पर जो इनकम टैक्सेबल है दैट गोज बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो डेफिशिएंसी के रिलेशन में हमको बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है, बट दिस बेनिफिट अप्लाइज ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। तो यहाँ पर अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है तो इसको ये नहीं मिलेगा इवन दो हिज नॉर्मल इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। पर अगर चीकू रेसिडेंट है, भले ही वो ROR हो या RNOR हो, तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोविजन किस टाइप के SSC के लिए एप्लीकेबल है, कोई पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्टेटस का मेंशन है कि नहीं, और हम किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं, इसमें हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि टेक अवेज क्या है, इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है, समरी पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हमको यहाँ से लेके जाने हैं और अपने ध्यान में रखने हैं ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए। तो हम ये जान गए कि एक्ट रिफर्स टू अ रेसिडेंट, टू अ नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब RNOR, एंड अ नॉन रेसिडेंट। तो इन तीन चीजों का स्पेसिफिक रेफरेंस आपको प्रोविजंस में एक्ट में मिल सकता है। ROR का स्पेसिफिक रेफरेंस आपको, डायरेक्ट रेफरेंस एक्सप्रेस मेंशन आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रोविजन की लैंग्वेज पढ़ के आपको ये डिसाइफर करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने ये जानी कि क्योंकि ROR का स्पेसिफिक मेंशन एक्ट में कहीं नहीं है, तो ROR का मतलब ये होता है कि चीकू रेसिडेंट तो है पर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है। तो अगर प्रोविजन में लिखा है कि रेसिडेंट के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है पर RNOR के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमको ये जान लेना पड़ेगा कि वो प्रोविजन ROR के लिए एप्लीकेबल है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी जरूरी कि RNOR वाली कैटेगरी सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में पॉसिबल है। अगर मान लीजिए वो कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, तो उनके केस में सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही हो सकता है, RNOR नहीं हो सकता है। तो हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो रेसिडेंशियल स्टेटस मेंशन किया जा रहा है वो क्या है, और क्वेश्चन में जिन सेक्शंस की बात हो रही है, जिन प्रोविजंस की बात हो रही है, हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के SSCs के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा रेसिडेंशियल स्टेटस उस प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो मैपिंग अगर हमारी सही नहीं है तो हमसे गलती हो जाएगी और हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई प्रोविजन कहता है कि वो प्रोविजन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब अगर चीकू ROR है या RNOR है तो वो प्रोविजन अप्लाई करेगा, नॉन रेसिडेंट के केस में अप्लाई नहीं करेगा। अगर प्रोविजन कहता है कि वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के केस में प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ RNOR के केस में अप्लाई होगा, ROR और NR के केस में अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई प्रोविजन बोलता है कि नॉन रेसिडेंट के केस में उसकी एप्लीकेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अगर चीकू नॉन रेसिडेंट है तो ही वो अप्लाई होगा। अगर चीकू रेसिडेंट है मतलब या तो वो ROR है या वो RNOR है, तो वो प्रोविजन चीकू के केस में अप्लाई नहीं होगा। अगर प्रोविजन कुछ भी नहीं कहता, अगर प्रोविजन साइलेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसका मतलब irrespective of the residential status, the provision will apply to Chiku in all the cases. Hope you understood the concepts well and found this video useful. अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक, कॉन्सेप्ट, किसी भी इशू या पॉइंट पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने टैक्स बुक प्लस और टैक्स वीजर का यूज़ किया है। बोथ आर वेरी यूनिक, वेरी इनोवेटिव एंड वेरी यूजफुल, क्योंकि इन्हें मैंने आपके पेन पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रख के बनाया है। आप मेरी वेबसाइट www.taxwithsharan.com पे जाके इनके बारे में और जान सकते हैं और इन्हें अपने लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं।
वेबसाइट पे आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिनका आप अपने स्टडीज़ के लिए बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और यूज़फुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए। आगे आने वाले यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड लक, टेक केयर एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।